जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाके आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लीजिएगा। अब चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। और ये परिवहन का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले परिवहन का अर्थ समझिए। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि आपने कभी गाड़ी को देखे हैं जो चलता है रोड पे? यस सर, हम तो सब दिन देखते गाड़ी को। ये तो छोटी बात है। वही समझिए, ये जो परिवहन क्या है, गाड़ी की तरह है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या हुआ, ये परिवहन कहलाया। क्या कहलाया? परिवहन। परिजोर वहन, वहन मतलब क्या होता है? गाड़ी उड़ी होता है। उसी प्रकार ये जो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, उसके शरीर जैसा हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का ये शरीर गोला सा हो गया और यहाँ पर ये मुंह हो गया और यहाँ से कुछ खाया। ठीक है, वहाँ से कुछ खाया और या पेट में भोजन वोजन ग्रहण किया और इसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा पेट में फैलाया उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो उसी के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ सब्जेक्टिव कराएंगे। तो इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या तो पेड कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते 1 नंबर से। और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, तो इस वीडियो को लगातार शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपने कॉपी में नोट करते हुए चले। ठीक है, हम थोड़ा सा लंबा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखिए। ये जो जीव होता है, जीव मतलब कितना, पशु भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। तो हम आदमी को लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर में क्या लिखना है, शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थ को अनेक मुख्य स्रोतों से ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को प्रत्येक कोशिकाओं से निकाल कर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकलते हैं, जीवों में पदार्थ का परिवहन कहलाता है। इसका अर्थ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जस्ट आपको हम समझाते हैं। ठीक है, आप डिटेल में आप समझ में आएगा। जैसे ये मनुष्य मान लीजिए हो क्या, और ये इसका मुंह है और ये क्या किया, कुछ खाना खाया गया, कुछ ग्रहण किया। ठीक है, तो उसके पेट में गया और ये सब के सब चला गया। वो पेट के क्या हुआ, उन कोशिकाओं के पास यहाँ जहाँ उसे जाना चाहिए और ये हानिकारक पदार्थ को या अनुपयोगी पदार्थ को वह दूसरे माध्यम से वो निकाल देता है, जो कि आपको पता है ये दूसरे के माध्यम से ये निकाल देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवों में पदार्थ का परिवहन कहलाता है। राइट, समझ में आया? एक बार और आपको हम समझाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थों को अनेक मुख्य स्रोतों से, मुख्य मतलब कि मुंह से ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। जो शरीर के जो बॉडी है उन सब तर, अंतरी पत्ती, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सब तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी जो उपयोग लायक नहीं है शरीर के और हानिकारक पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना। और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को प्रत्येक कोशिकाओं से निकाल कर मतलब कि उसे हटा दिया जाता है शरीर के ही अंदर से अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकलते हैं, जीवों में पदार्थ का परिवहन कहलाता है। ये 100% मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आया है कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और बताएंगे कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और ऑल टू ऑल जैसे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सभी के सभी चीज़ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर जरूर संपर्क करिए, जहाँ पे 199 में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बैंक सभी के सभी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। इसके बारे में आपको बताते हैं। किसमें कह रहा है? पौधों में। अब देखिए, ये जो जल का स्थानांतरण होता है, कभी जल पेड़ पौधों को देखें? यस सर, क्या आप सवाल कभी कभी करते हैं, कभी कहते गाड़ी देखें, कभी कहते पेड़ पौधे देखें। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगे है, समझते हैं। तो ये पेड़ पौधे आप सब दिन देखते हैं? हाँ सर, सब दिन देखते हैं। उसमें क्या करते हैं आप, कभी पानी डालें? नहीं सर, हम क्यों डालें पानी, उससे हमें क्या फ़ायदा है? तो पानी डाली है। ठीक है, तो वहाँ पर जब पानी डालते हैं तो ये क्या होता है, स्थानांतरण होता है एक जगह से कहाँ कहाँ बॉडी में फैलता है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए
पौधों में जाइलम वाहिनिकाएं में जल का स्थानांतरण वाहिनिकाओं की लंबी और नालिका कोशिकाओं में मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल का परिवहन होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये पेड़ का पत्ता है, ऊपर से मान लीजिए हमें कुछ चित्रपारने ढंग से कुछ भी नहीं आता है, समझिए, और ये इसका पेड़ का थी है, ठीक है, टहनी है, और यहाँ पर जब पानी डालते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर फैल जाता है। क्या करता है, ये समय फैल जाता है, और ये जब फैलता है ना तो ये पूरा के पूरा ये उस वाष्पोत्सर्जन प्लस मूल दाब के कारण ये अंदर पूरा फैल जाता है। तो वही कहा जाता है पौधों में जाइलम वाहिनिकाओं में जल का स्थानांतरण किस प्रकार है, तो वही कहा जा रहा है जो कि आपको बताएं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, पौधों में जल का परिवहन नीचे से ऊपर की दिशा में होता है जो केवल एक ही दिवसीय होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अभी जस्ट आपको बताया कि ये पेड़ है, सॉरी यहाँ पर छोटा सा पेड़ पार लेते अच्छा रहेगा, ये पेड़ है, छोटा सा हो गया, और ये जगह हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये पौध मान लीजिए, पत्ते होते मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या हुआ, जल इसमें डाले, और ये क्या परिवहन के नीचे से ऊपर होता है, ये नीचे से जाके ऊपर हो जाता है जो केवल एक ही दिशा होते हैं, मतलब कि ऊपर ही जा सकता है, ये नीचे नहीं आ सकता फिर, तो वही क्या कहलाता है, पौधों में जल का स्थानांतरण कहलाता है। जो कि ये भी मेरे ख्याल से 100% आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए, तब आपको और अच्छा होगा। कब कैसे कर सकते हैं दोबारा रिपीट, पीछे 2 बार 3 बार टिपिएगा तो ये पीछे बैक अपने आप हो जाएगा, फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, मूल रोम कोशिकाओं में जल कैसे पहुँचता है। मूल रोम कोशिकाओं में जल कैसे पहुँचता है, तो मूल रोम की कोशिकाओं में जल विसरण तथा परासरण दाब द्वारा पहुँचता है। किसके द्वारा पहुँचता है, विसरण के द्वारा और परासरण के द्वारा और दाब के द्वारा पहुँचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करा, तो ये समझ में आ रहा है। वाष्पोत्सर्जन का थोड़ा सा समझिए क्या होता है। जैसे आप खाना बनाते हो, कभी मम्मी को देखे होंगे, और जब प्लेट हटाइएगा तो उसमें वाष्प बना होता है। क्या रहता है, वाष्प, जो कि आप देखिए खोलिएगा तो पूरा का पूरा हवा निकल जाता है, मतलब गैस। और ऊपर में देखिएगा तो उसमें जो प्लेट होता है ना, उसमें पानी सा रहता है, हल्का हल्का पानी रहता है, तो वही कहा जाता है। इसमें समझिए क्या करा है, उत्तर में आपको यही देना है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसके लिए, पौधों के लिए, जो कि अति महत्वपूर्ण है, अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एक जड़ से छोटी जड़ तक लगातार जल और खनिज लवण का परिवहन होते रहता है। इसके अलावा इस क्रिया के द्वारा पौधे अपने शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। तापमान मतलब समझते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, सूर्य के जो तापमान होता है उससे संतुलित बनाए रखता है। कौन, तो पौधे। पौधे को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही कहा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के पौधे के लिए अति महत्वपूर्ण है। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एक जड़ से छोटी जड़ तक, मतलब कि एक जड़ है ना, यहाँ जड़ हो गया, और यहाँ जड़ से यहाँ फैलता है, यहाँ से यहाँ फैलता है, फिर यहाँ से यहाँ फैलता है, फिर यहाँ से यहाँ, ये जड़ के द्वारा ही फैल जाता है। जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, मतलब परिवहन का जस्ट आपको बताया कि फैलना ही होता है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही परिवहन कहलाता है। इसके अलावा इस क्रिया के द्वारा पौधे अपने शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। ये जो पौधा होता है वो अपने शरीर को होता है, वह क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। सिंपल में कि धूप ज़्यादा न लगे तो सूख जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए ये आपके आगे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक दिशीय एक द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइएगा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है दिल से तो लाइक कर दीजिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, और कमेंट करके बताइएगा सर बहुत ही अच्छा वीडियो था, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है PDF बनाने में। चलिए एक दिशीय, यह सिर्फ एक निश्चित दिशा में बहता है, मतलब अभी जस्ट आपको बताया कि पानी ऊपर डालते हैं तो यह ऊपर के ही तरफ ही बढ़ता है। पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल और घोलित खनिज लवण का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर एक दिशीय पथ में होता है। जैसे मान लीजिए पानी डाले और ये क्या हुआ, घोल उल कर क्या हुआ, ऊपर की तरफ चल गया, तो यही कहलाता है, क्या कहलाता है, एक दिशीय में कहलाता है। वहीं में बात करें द्विदिशीय, यहाँ पर जो देख रहे हैं द्विदिशीय में क्या करा है, यह सभी दिशाओं में होता है, मतलब कि जैसे पेड़ हो गया उसके सभी दिशाओं में होता है, ये द्विदिशीय में कहलाया। पौधे की पेशियों में निर्मित भोज्य पदार्थ का परिवहन पौधों के शरीर के सभी भागों में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर दोनों दिशाओं में होता है। और ये जो होता है द्विदिशीय में, एक तो जो समझे कि सभी दिशाओं में होता है, प्लस ये जो परिवहन होता है ये सभी के सभी दिशाओं में होते हैं।
जैसे पेड़ देखिए, अब पेड़ के ऊपर जो देखते हैं पत्ता उत्ता जो रहता है उन सभी में फैलता है, उसे क्या कहते हैं, द्विदिशीय कहते हैं। और एक दिशीय मतलब क्या हुआ कि ऊपर से पानी डाले और ऊपर ही जाके सब तरह के सब तरफ फैल गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है जो कि अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे। क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें मेरे दोस्त, इस यूट्यूब चैनल पे अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा ना तो लास्ट में आप सबके लिए MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कराया जाएगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बाकी कुछ नहीं। जाइलम क्या होता है, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। क्या होती है, किसके, जाइलम के। यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। किसका, घुलित, जैसे नहीं घुला हुआ पानी उनी नहीं होता, उसके पर सब मिट्टी में मिल जाता है उसके द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव सिर्फ नीचे से ऊपर दिशा में होता है। क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर में होता है। किसमें, जाइलम में। वो भी जैसे एक दिशा में और इसे फ्लोएम। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। क्या होती है, उसके थे जो जाइलम के जो थे वह क्या होती है, मृत होती है। और ये फ्लोएम जो है उसकी क्या होती है, जीवित होती है, मतलब जीवित। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसमें खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण ऊपर एवं नीचे दोनों दिशाओं में होता है। और इसमें जो बताया है ये जो सिर्फ ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, जो कि एक दिशीय और ये दो दिशीय समझ सकते हैं, दोनों को दोनों एक ही समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है, जो कि टोटल इसमें 15 प्रश्न है, जो कि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन सकता है बट अच्छा से दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। रक्त समझते हैं, खून, क्या कहते हैं, खून। ये तो आपको लिखना पड़ेगा, बुझा रहे मुझे। तो रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। कितने होते हैं, 2 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं, तरल भाग या प्लाज्मा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तरल भाग या प्लाज्मा। ठोस भाग क्या होता है, ये तरल भाग क्या होता है, ये सब जब आपको बताएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिया है तरल भाग या प्लाज्मा। क्या दिया है, तरल भाग या प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। क्या है, ये हल्के रंग का चिपचिपा द्रव्य है। समझ गए, जब द्रव्य मतलब समझते हैं ना कि गैस, जैसे हो गया गैस, पानी, पेट्रोलियम, ये सब जो होता है उसी प्रकार का द्रव्य होता है ये रक्त। ठीक है, जिसमें 90% जो जल है, 7% प्रोटीन है और 0.9% कार्बोनिक है लवण, कार्बोनिक लवण, और 0.8 ग्लूकोज, 0.5 वासा तथा शेष में कार्बन पदार्थ होता है। क्या होता है, शेष में जो होता है वह कार्बन पदार्थ होता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले क्या याद रखना है, तरल या प्लाज्मा। तो इसे इतना याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ठोस में भाग में 2-3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने, किनके, लाल रक्त होता है, एक श्वेत रक्त होता है, एक रक्त पट्टी कानो होते हैं। क्या होते हैं, रक्त पट्टी कानो। ठीक है, तो ये RBC होता है, एक WBC होता है। तो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप बुक खोजिएगा तब। भारतीय भवन का बुक होगा, उसमें आप जाके देखिएगा चैप्टर 3 का RBC देखिएगा और WBC देखिएगा। ये जो होता है श्वेत होता है और ये जो होता है लाल रक्त होता है। और श्वेत रक्त क्या होता है, लाल रक्त क्या होता है, या आप आगे पढ़िएगा। तो अगर आपके पास बुक है तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अभी रोक दीजिए और आप बुक खोलिए, तब इसके बाद पढ़ लीजिए। और लास्ट में तो आपको फिर से कॉपी में नोट करना है देखकर। इस वीडियो को देख लीजिए, अभी फिलहाल अच्छा लगेगा तो देखिएगा। और लास्ट में अभी जो अब कुछ देर के बाद आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। 100% आपको उम्मीद है कि आप अच्छा बोर्ड में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट दिया हुआ है। रक्त एक गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। कितना आता है, रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त को तरल संयोजित उत्तक कहा जाता है। क्या कहता है, रक्त को तरल संयोजित उत्तक कहा जाता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना होता है, रक्त का जो भाग होता है कितना, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहता है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। रक्त का लगभग 45% ठोस होता है और ये जो 55% होता है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ये जो होता है 45 मतलब तरल कह सकते हैं। और ये जो ठोस होता है जो कि 3 प्रकार के आपको बताया, RBC और OBC WBC। यानी देखिए RBC है ना, RBC WBC, श्वेत रक्त और लाल रक्त भी होता है, एक रक्त पट्टिका होता है।
ये 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, श्वेत रक्त को थक्का करना अर्थात जमाने में फाइब्रोविनीज नामक प्रोटीन मदद करता है। ये जो होता है ना कि रक्त को जमा देता है, जैसे आप काट ही दीजिएगा, शरीर को काटिएगा और एक जगह जमा कीजिएगा तो वो शरीर क्या होता है, खून जमने लगता है। जैसे आप कभी देखे हैं खस्सी को काटते हुए, खस्सी बकरी किसी को काटते हुए जरूर देखे होंगे, ठीक है। और उसको काटता है ना तो उसके खून में अगर छोड़ा देर या प्लेट उलेट कुछ भी डाल लीजिए या जमीन में ही गिरा दीजिए तो उस रक्त को क्या होता है, वो जम जाता है। तो किसके कारण जमता है, इसके कारण जमता है फाइब्रोनीज के द्वारा, फाइब्रोजीन के द्वारा, सॉरी फाइब्रिनोनीज के द्वारा। क्या है, फाइब्रोनीज, यार क्या बोलने में, चलो जो ही बोले सही बोला है। अब आगे चलिए, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है, कैसे, क्या कहता है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे, इसके बारे में बताना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको श्वेत रक्त आ रहा है, जो कि अभी जस्ट आपको बताए थे, कौन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसके बारे में ही बता रहे हैं। देखिए, इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मत समझिएगा, इसमें सब्जेक्टिव प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों हो रहा है, जो कि आपके बुक का भी हो रहा है प्लस आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो रहा है। तो सब्जेक्टिव में भी इसी प्रकार पूछेगा और आप जो पढ़ रहे हैं उसी प्रकार पूछेगा, ठीक है। लाल रक्त, ये बता दिए, लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। क्या होती है, 4 संयोजन होती है। इसीलिए जब श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक का ऑक्सीहोमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त परिवहन के साथ शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसीलिए लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है। अब समझिए क्या कह रहा है, जैसे आप कभी सांस लिए, ठीक है, और वो जो शरीर में गया और किसके साथ गया, हीमोग्लोबिन के साथ गया। और ये जो सांस लिए ऑक्सीजन गया, जैसे ऑक्सीकृत यहाँ पर लिखा होता, शोषण लिए, सांस लिए और ग्रहण किए, उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी जगह पर, यौगिक पर समझते, वहाँ पे जाके हीमोग्लोबिन को काम करता है और ये रक्त परिवहन के द्वारा साथ शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुँचाता है। और ये रक्त परिवहन के द्वारा जो सांस लेते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ में अभिक्रिया करते हुए जो हमारे परिवहन के साथ, क्या रक्त परिवहन के साथ वो अभिक्रिया प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। अब श्वेत रक्त और लाल रक्त में दोनों में अंतर बताना है। श्वेत रक्त कण अनियमित आकार की केंद्र युक्त कोशिका है, इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होते। किसमें, तो ये श्वेत जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते। और लाल में भी जस्ट आपको बताया कि हीमोग्लोबिन होते हैं, जो कि ऑक्सीजन जो लेते हैं, हम सांस उस लेते हैं तो हमारे शरीर में जाते हैं और हीमोग्लोबिन के अति करते हुए रक्त परिवहन के द्वारा हमारे शरीर को ओर फैलाता है कोशिकाओं में। तो यही कहा जा रहा है कि श्वेत रक्त कण अनियमित आकार की केंद्र युक्त कोशिका है, इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कण की अपेक्षा बहुत कम होती है। ये जो लाल है ना, लाल रक्त, इसकी अपेक्षा श्वेत रक्त बहुत ही कम होती है। लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होते हैं। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होते हैं। किसमें, लाल रक्त में। और इसमें केंद्रक नहीं पाते। केंद्रक जो पाए जाते हैं आपको श्वेत रक्त में पाए जाते हैं। किसमें, श्वेत रक्त में केंद्रक पाया जाता है और लाल रक्त में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक पाया जाता है। लाल रक्त कण पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना का कार्य करता है। जब भी श्वेत रक्त कर हमारे शरीर को रोगाणुओं से मुक्त करता है, मतलब कि रोग होता है उससे हमारे बचाता है। कौन, श्वेत रक्त। और ये जो हमारे हैं लाल रक्त, ये हमारे शरीर को फैलाता है पूरे शरीर में जाके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, रक्त पट्टिकाणु क्या होता है, जो कि आपको आरबीसी बताए थे, आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी बताए थे, उसके बाद 3 नंबर में था रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु हमारे रक्त को थकाने में मदद करता है। रक्त को थकाने मतलब कि थक्का करने में मदद करता है। कौन, रक्त पट्टिकाणु। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर क्या कर रहा है, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। क्या कर रहा है,
धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धमनी देना है, उसके बाद आपको सीरा देना है, ताकि जो चेक करेगा वो उसको अच्छा लगे और वो आपको 2 नंबर कभी कभी 5 नंबर दे देगा, क्योंकि जो 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर देगा, 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर देगा। तो इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो धमनी में क्या आता है, यह शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये जो शुद्ध होता है, जैसे हवा वाली है वो शुद्ध ऑक्सीजन हुआ, मतलब कि सांस लिए, और जो हमारे रक्त के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसकी दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। किसकी, ये धमनी की। इसकी दीवार जब मोटी होती है, लचीली होती है, कपाटहीन होती है। इसके बाद करें फुफ्फुस, धमनी अशुद्ध और विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले आती है। कौन, विशुद्ध वाली। तो ये भी आपको ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, सीरा क्या करा, सीरा शुद्ध विऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाता है। क्या कहता है, विऑक्सीजनित रक्त को, ठीक है। इसकी दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। किसकी, सीरा की। सीरा को जो होती है वह थोड़ा सा पतली होती है। जैसे यहाँ पर मान सकते हैं ये पतली हो गया, जैसे ये मोटी हो गया, ठीक है, ये मोटी हो गया और ये हो गया पतली। समझ रहे। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो आपको खत्म हो गया। ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत अच्छा था, समझ रही है। चलिए अब ये देखिए लसिका क्या होती है। लसिका जो होती है इसके बारे में बताइए। तो उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित श्वेत रक्त कण और लाल प्लाज्मा को उत्तक द्रव्य लसिका या फ्लिम्फ कहा जाता है। क्या कहता है, लिम्फ कहा जाता है, सॉरी लिम्फ है, लिम्फ कहा जाता है। समझिएगा फिर से, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित श्वेत रक्त कण और लाल प्लाज्मा को उत्तक द्रव्य लसिका या लिम्फ कहा जाता है। सलिका नहीं, लसिका हल्के पीले रंग का होता है। इनमें रक्त की अपेक्षा प्रोटीन बहुत कम होती है। किसमें, तो ये लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन कम होती है, ठीक है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब चलिए रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को रक्तचाप कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। कितने होते हैं, 120/180। मान लीजिए अगर आपका रक्तचाप 130 है और 70 है तो ये खराब है। खराब नहीं मान सकते, थोड़ा मोड़ा अच्छे मान सकते हैं। वही ये माने 80 रहेगा, 40 रहेगा तो ये आपके लिए बहुत बेकार होगा। क्या होगा, बहुत बेकार होगा। तो इसी के बारे में समझना है। रक्तचाप जो कि डिग्री की तरह ही आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक देख लिए कौन बन गया, वेट, ये कौन बन गया, और नहीं ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, कौन बनाने के लिए। चलिए नोट में विभिन्न याद रखना है। ये शायद 5, 13, 14वां है। और यहाँ पे देखिए अभी बहुत बाकी है। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप उम्र, लिंग, वांशिकता, शारीरिक और मानसिक स्थिति का कारण होता है। ये जो होता है रक्तचाप, ये उम्र पे डिपेंड करता है, लिंग पे डिपेंड करता है। उम्र मतलब कि कितना एज है, 15, 20, 40, 50 जितने हो। लिंग मतलब कि जैसे हो गया लड़का या लड़की। अनुवांशिकता शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण पर होता है, ठीक है। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपर टेंशन कहा जाता है। मतलब सामान्य है 120 से लेके 80, ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो क्या है, ये हाइपर टेंशन का नाम जाता है। हाइपर टेंशन रोग अधिक मानसिक चिंता, उत्कृष्टता के कारण होता है। ये जो होता है कुछ नहीं करती, हाँ उत्कृष्ट वही सब कारण होता है, ठीक है। आप चलिए ये आपके 14वां नंबर। एक बात और बताएंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हर व्यक्ति के दुगुन परिवहन का क्या अर्थ है। हर व्यक्ति के दुगुन रक्त परिवहन का एक चक्कर पूरा होने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना होता है। मतलब कि रक्त जो परिवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता है, तो उस टाइम हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए रक्त परिवहन को दोगुन परिवहन कहा जाता है। तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न शायद, हाँ लास्ट है। अब क्या करा इसमें, मनुष्य की हृदय की बनावट रचना का वर्णन करें। क्या है, मनुष्य के हृदय की बनावट रचना का वर्णन करें। जो कि यहाँ पर देख सकते क्या लिखा है, हृदय अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। ये कोमल की तरह होता है, जैसे फूल देखें
उसे तोड़िएगा तो मुरझा जाता है, उसी प्रकार है ये जो हृदय वही कोमल की तरह है जो वृक्ष गुहा के बीच में पेशलियों के नीचे दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है, जो कि दिल कहते हैं वो होता है। ठीक है, दोनों फेफड़ा के बीच होता है। यहाँ पर नहीं देखिए फेफड़ा, वहाँ पर इनका आकार तिकोना, तिकोना के तरह, तिकोना पता नहीं क्या होता है, तिकोना होता है। इसका आगे वाला भाग चौड़ा और पीछे वाला भाग सकरा होता है। सकरा मतलब कि झुका हुआ, छोटा सा हुआ है। यह बाईं ओर झुका होता है, मतलब कि दायां ओर नहीं होता है, बायां ओर। कैसा होता है? बायां सर नहीं कहता कि मेरा दिल ले गया, हाय रे मेरा दिल, वही हो गया। ये जो हृदय होता है ना, ये फेफड़ा के दोनों साइड होता है, और दिल कहता है यहाँ पर होता है पीछे, नहीं यहाँ पर दिल नहीं, जो दोनों फेफड़ा है ना उसकी हल्के साइड होता है, बायां साइड हल्का घसका होता है। ठीक है, तो यह बाईं ओर झुका होता है। हृदय में चारों देश में है, दिशाओं में होना चाहिए, दिशाओं में पाए जाते हैं। ये जो हृदय में चारों दिशाओं में पाए जाते हैं, जो बायां और दायां अलिंद तथा बायां और बायां लीलाएं कहते हैं। हृदय एक विशेष पंप की तरह कार्य करता है। यह पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, ग्रहण कर उसे शुद्ध ऑक्सीजनित कर पूरे शरीर में ले जाता है। देखिए ये जो हृदय है ना, जैसे आप सांस लिए, जैसे हम भी सांस लिए और आप भी सांस लिए, तो अगर आपका हृदय जो है ना अशुद्ध हवा लेता है, जैसे कोई शरीर से बाहर से जो आता है वो अशुद्ध होता है, और ये हृदय जो है क्या करता है, उसे साफ कर देता है, और ये पूरे ऑक्सीजनित शुद्ध हवा देता है शरीर के अंदर। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट रूल था जो कि आपको हम समझाए हैं। एक प्यारा सा सपोर्ट कहेंगे। अगर आप क्लास 10th का ऑल नोट चाहते हैं तो इस नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन क्यूज वेज अगर कुछ भी करना है तो टेलीग्राम जाकर सर्च कीजिएगा RDX सेल्फ स्टडी। अगर आपके भाई बहन दोस्तों से कोई क्लास 12th में है तो सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार के जुड़ने के लिए ज़रूर बताइएगा। हाँ, अब मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल से रिस्पेक्ट है, सॉरी रिस्पेक्ट है कि आप सब कमेंट कीजिए, खराब हो या अच्छा, मतलब कि वीडियो सर बहुत ही अच्छा लगा है, सर बहुत ही बकवास वीडियो था, ये दोनों में से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।